दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा है इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। पहले लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 21 मई 2024। तो गाइस आज है तारीख 21 मई 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गोदावरी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी को देखते हुए तैयार किया गया है। आपको पता होगा हाल ही में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस न्यूज़ में बना हुआ था, इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। तो दोस्तों उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने दो स्टेटमेंट है, बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है ये वो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है जो हमारे लंग्स के बाहर होता है। यानी एक तो टीबी जो होता है सीधे लंग्स को अफेक्ट करता है, ये वो वाला ट्यूबरक्लोसिस है जो लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा केसेस आ रहा है ट्यूबरक्लोसिस का कि दुनिया भर का जो भी बर्डन है उसका 50% केसेस इंडिया से देखने को मिलेगा। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर। देखेंगे क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है और आज का द हिंदू अखबार हमारे लिए कितना ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। पहले तो दोस्तों अभी जो वायरल वीडियो मैंने आपको दिखाई है स्टार्टिंग में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक सवाल भी यहाँ से पूछ चुका है। फिर आपको पता होगा कल एक खबर आई है, वैसे कल मैंने पढ़ा दिया था, थंबनेल भी लगाया था, कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन उनकी उस समय पर बॉडी नहीं मिल पा रही थी या उनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अभी दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ ये आई है कल कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जहाँ पे क्रैश हुआ था वो साइट मिल चुकी है और बोला जा रहा है कि ये जो इब्राहिम रईसी हैं और साथ ही साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये मारे गए इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर में। तो समझेंगे ओवरऑल इशू क्या है। बाकी पेज नंबर 4 पर आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का जो वाटर डिस्प्यूट है वो न्यूज़ में है। मैं कहूँगा बहुत अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। तो अभी तमिलनाडु ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने जो राइट्स हैं इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर में वो प्रोटेक्ट करेंगे। किस तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, क्या है ये पूरा मुद्दा, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतिहास क्या है, हर एक चीज़ आपको क्लियर तरीके से पता चलेगी। देन पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जो कि आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करोगे। बात हो रही है अमूल, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी ब्रांड, इंडिया की एक सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है अमूल। तो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी कई सारे कंट्रीज़ के अंदर में अपना मार्केट कैप्चर कर रखा है, बट अब ये अमेरिका में भी अपने मिल्क को सेल करने लगे हैं। तो क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, अमेरिका में अमूल का दूध जो है दोस्तों यहाँ पर बिकेगा, अब ये किस बेसिस पर बिकेगा, यूएस ने क्या किस बेसिस पे सपोर्ट किया है, तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस इंडिया के डेयरी सेक्टर के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेंगे। देन आज के अखबार में ही पेज नंबर 14 पर एक और रेलिवेंट आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक करोगे। तो दोस्तों बात हो रही है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, हाल ही में भी यहाँ पर यह न्यूज़ आई थी कि वो नेतन्याहू, जो आज के समय पर इजराइल के प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके खिलाफ में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ
एक अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। अभी उसी चीज़ को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, बार बार मांग की जा रही है कि नेतन्याहू और हमास के लीडर के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। अब ये अरेस्ट वारंट जारी करने से होगा क्या? अगर ये अपने देश में है तो सुरक्षित है, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या वाकई में अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, है ना? क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ये भी जानने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो एक और रेलिवेंट टॉपिक है ये। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सेशन की। सबसे पहले जो अभी आपने वायरल वीडियो देखा है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पेन और पोर्चुगल से निकल कर आया है। स्पेन और पोर्चुगल दोनों आस पड़ोस के देश आपको देखने को मिलेंगे, एक बड़े बॉर्डर को शेयर करते हैं। वहाँ पे आसमान में एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, इस तरीके से टूटता हुआ तारा नजर आया, जिसको हम मीटियोर भी बोलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसका वीडियो बनाया, ये आप देख पाओगे। इस तरीके से ये वीडियो आपने स्टार्टिंग में भी देखा, फिर लोगों ने यहाँ पर कार से बैठ के या जगह जगह पे बहुत सारे वीडियोस बनाए और इंटरनेट पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है, ये मीटियोर क्या है? कहीं पर आप देख पाओगे कोई कह रहा है मीटियोर है, कोई कह रहा है मीटियोराइट है, कोई कह रहा है मीटियोरॉइड है। क्या होता है इन तीनों के बीच का डिफरेंस? ज़रा इसके बारे में मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। दोस्तों होती ये एक ही चीज़ है, लेकिन इनकी जो पोजीशंस चेंज होती है उसकी वजह से इनके नाम भी चेंज होने लगते हैं। होता यह है कि अंतरिक्ष में दोस्तों अगर आप देखते हो तो बहुत सारे आपको रॉकी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, और वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की ग्रेविटी के माध्यम से खिंचते हुए आकर होता क्या है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने भी शुरू होते हैं। हम उसको उल्का पिंड भी बोलते हैं हिंदी में, आपको पता होगा। तो अगर वही रॉकी ऑब्जेक्ट, वही यहाँ पर जो चट्टान का टुकड़ा है, या बड़ा साइज है छोटा साइज है, ये हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो साइज है, अगर ये अंतरिक्ष में प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये अंतरिक्ष में प्रेजेंट है रॉकी ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे मीटियोरॉइड। क्या बोलेंगे? मीटियोरॉइड। और मान लो यहाँ पर अब ये अंतरिक्ष से आना स्टार्ट हो गया पृथ्वी की साइड पर, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, हमारे वातावरण में एकदम से एंटर कर गया। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब यह एंटर कर जाता है और लगातार गिर रहा है नीचे, तो इसको बोलते हैं मीटियोर, जिसको आप टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। असल में वो मीटियोर है, ठीक है वही चीज़, लेकिन ये गिरनी शुरू हुई, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई और दिख रही है गिरती हुई, जैसा आपने देखा था ब्लू कलर की लाइट दिख रही थी, तो वो उस समय पर कहलाएगा मीटियोर। अब सपोज यहाँ पर देखो, अक्सर क्या होता है, जो इस तरीके से शूटिंग स्टार होता है ना, वो ऊपर ही गिरते हुए जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन कई कई साइज में होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और वो गिरते रहते हैं और एक समय पर आकर नीचे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब वो पृथ्वी पर गिर जाएगा दोस्तों, एक जगह पर रुक जाएगा, तो उसको बोला जाता है मीटियोराइट। है एक ही चीज़, अंतरिक्ष में है तो मीटियोराइट, एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा तो मीटियोर कहलाएंगे, और गिर जाएगा किसी जगह पर तो वो मीटियोराइट कहलाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस के बारे में यहाँ पर मैंने आपके सामने सारा डेटा दे दिया है कि मीटियोराइट जब वो स्पेस के अंदर में वो रॉक प्रेजेंट होगी, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो उसको बोलेंगे मीटियोर्स, और जब वो पृथ्वी को हिट कर जाएगी तो वो बोला जाएगा मीटियोराइट। इतना बार बार मैं इसके ऊपर स्पेशल फोकस क्यों कर रहा हूँ? देखो, एक बार 1995 में यूपीएससी का क्वेश्चन आया, ये तो बहुत पुराना हो गया, कई लोग यहाँ पर पैदा भी नहीं होंगे तब का ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ज़रा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, ठीक है? मतलब एक आपके पास में कह सकते हो कि मिल चुका है जरिया कि हाँ क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, क्वेश्चंस ऐसे पूछे भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था, अ मीटियोर इज, एक मीटियोर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या रैपिडली मूविंग स्टार है, या बी, एक पीस ऑफ मैटर है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है फ्रॉम आउटर स्पेस, या ऑप्शन नंबर सी, एक कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, या ऑप्शन नंबर डी, एक कॉमेट है विदाउट टेल। तो बताइए इनमें से क्या इसका सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सी बात है भाई, अभी तो आपने पढ़ा मीटियोर क्या होता है, एक ऐसा पीस ऑफ मैटर जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है फ्रॉम आउटर स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर ही आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी इजराइल बोल रहा हूँ अगेन, ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, ये अज़रबैजान गए थे, अज़रबैजान के स्पेशली बॉर्डर पर गए थे, और वहाँ पर बॉर्डर पर एक डैम का उद्घाटन करना था। डैम का उद्घाटन किया, वापस आते हुए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जो डिजमार प्रोटेक्टेड एरिया है, ये वाला जो जंगल है अज़रबैजान के पास में, इस जंगल में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में पूरी रात निकल गई, पता नहीं चला, इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, जीवित हैं या मर चुके हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस चक्कर में लोग काफ़ी प्रे भी कर रहे थे इजराइल में, सॉरी फिर ईरान के अंदर में, आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए। अब होता यहाँ पर दोस्तों यह है
कि वो जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो साइट मिल गई है, और यहाँ पे ये बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया है कि इब्राहिम रईसी जी की डेथ हो चुकी है। अब ये भी मारे गए इस इंसिडेंट के अंदर में। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में ये भी प्रेजेंट थे और इनके फॉरेन मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, अब्दुल्लहन, इन दोनों की डेथ हो चुकी है। वो चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। तो मतलब कल अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि अखबार में आज प्रेजेंट है, और आपको पता है हम न्यूज़पेपर के डिस्कशन के साथ ही हर चीज़ यहाँ पे कवर कर रहे होते हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों जैसे ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद इजराइल के ऊपर में उंगलियां उठ रही हैं कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, क्या इसने कवर किया है, ये क्या इसकी वजह से ये हुआ है पूरा का पूरा। तो इजराइल ने देखो यहाँ पर बोल दिया है, देखिए हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी जो भी आने वाले अपडेट्स होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा आखिरकार मामला चल क्या रहा है। क्योंकि बेसिकली शक दोस्तों यह है कि यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर्स थे, और 3 हेलीकॉप्टर्स में से केवल वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसपे ईरान के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में इनके फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेंट थे। बाकी 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच गए। तो देखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है आगे, वो सब न्यूज़ में होगी, वो आपके सामने मैं साथ में कवर करता चलूँगा। नव आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने आर्टिकल्स देखे, अभी और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सभी न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा होगा, प्रॉपर नोट्स होंगे जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो। ये सारे नोट्स दोस्तों यहाँ पर इस पूरे लेक्चर का PDF प्रॉपर तरीके से जो नोट्स होते हैं उनको कंपाइल करके दिया जाता है एक प्रिंटेबल PDF में। बहुत ही सिंपल PDF होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं। कई बार क्या होता है ऐसे जो PDF है, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब की बात है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। तो यहाँ पर हम कोई सिंपल तरीके से पढ़ा नहीं सकते, तो इसमें पूरी तरह से फ़ोटोज़ और इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। बट ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं भाई, जो थोड़ा बहुत पढ़ना है उसके लिए भी 60, 70, 100 स्लाइड्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उन सबको कंपाइल करके बिल्कुल कम 4 से 5 या 6 पेज में दोस्तों सारा का सारा डेटा कंपाइल करके डेली बेसिस पे अपलोड होता है इस ग्रुप में। और वो PDFs जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। आपका सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है अभी आप क्या करते होंगे, बहुत सारा PDF डाउनलोड करते होंगे, डेली बेसिस पे स्टोर करके रखते होंगे, है ना। स्टोर करके रखने के बाद में उसको सीक्वेंस से मैनेज करना, कुछ पढ़ना है तो वापस उसको ढूंढना, है ना। ये बहुत प्रॉब्लम्स होते होंगे, स्टोरेज के इश्यूज़ होने लगेंगे। तो होता क्या दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं क्योंकि इस ग्रुप के अंदर में सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, प्लीज़ उसको अचीव करवाया करो। चलिए अगला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क वगैरह करना चाहते हो तो ज़रूर से कर लेना। पेज नंबर 4 पर ये आज के समय पर देखने को मिलेगा। पॉलिटी से हम इसको लिंक करेंगे क्योंकि जो आपके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं आपके पॉलिटी लक्ष्मीकांत का टॉपिक है, ठीक है। अब पूरा मैटर क्या है ज़रा इसको डिटेल से सुनिएगा दोस्तों। होता यह है कि एक नदी है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु से यहाँ पे गुजरती है, वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को देखोगे दोस्तों तो इस तरीके से इसका ओरिजिन है, इस तरीके से कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करती है और तमिलनाडु से होते हुए इसका जो बेसिन है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और फिर सीधा पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इससे गुजरते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इस नदी का जो फैलाव है वो केरला में भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम स्पेशली देखें, इसका जो बेसिन है वो 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है और पुडुचेरी में भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये नदी का एक्सेस देखने को मिलेगा। लेकिन जो असल लड़ाई है इस नदी को लेकर वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। अब वो लड़ाई दोस्तों बहुत पुरानी हो चुकी है और लगातार न्यूज़ में है। कई बार ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, अभी वापस से चर्चाओं में आ चुका है। अब वापस से चर्चाओं में क्यों आया? जो DMK पार्टी है तमिलनाडु के अंदर में, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं और तमिलनाडु के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं दुराई मुरुगन, उन्होंने यहाँ पर मंडे में ये बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, ये तमिलनाडु के हर एक राइट्स को, हर एक हक को
सुरक्षित रखने के लिए काम करेगी इस इंटर वाटर डिस्प्यूट वाले मैटर में जो कर्नाटका के साथ में चल रहा है। क्योंकि कर्नाटका क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर इस जो पूरा का पूरा मामला है उसको वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस मामले को सुलझाने के लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था, एक कोर्ट बनाया गया था जिसका नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये आप देख पाओगे, कोर्ट की तरह काम करते हैं ट्राइब्यूनल, आपको पता होगा, कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो एक ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया था। अब होता यहाँ पर यह है कि ट्राइब्यूनल ने अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया था कि भाई आप ऐसे फॉलो करोगे और ऐसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। लेकिन कर्नाटका आज के समय पर उस वर्डिक्ट का, उस ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु आज के समय पर नाराज़ है। उनका कहना यह है कि हम हर एक स्टेप उठाएंगे, जितने पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं सबके सब स्टेप्स उठाएंगे इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट के अंदर में तमिलनाडु के हक की बात करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये डिस्प्यूट दोस्तों यहाँ पर केरला तक आज के समय पर जा रहा है। इवन यहाँ पर आपको पता होगा जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के अन्नामलई, उन्होंने भी यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार से एक जोर लगाकर बोला है कि भाई आप ज़रा जो केरला की सरकार का ये एक्शन है ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। मतलब कि जो केरला गवर्नमेंट आज के समय पर कर रही है उसको रोकिए। वो आज के समय पर कुछ चेक डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चेक डैम वगैरह बना रहे हैं, जिससे जो पानी है वो तमिलनाडु में कम आएगा, या पानी का वो लोग ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, पानी हमें कम मिलेगा, जिससे तमिलनाडु के अंदर जो फार्मर्स है दोस्तों उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कई सारे एरिया सूखे पड़ सकते हैं अगर वहाँ पे प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो अभी केरला भी यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर कर्नाटका पानी का ऊपर यूज़ कर लेता है, जिस वजह से ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता चले जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसमें इतिहास में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो क्या था, किस हिसाब से यहाँ पर इन सबको चलने के लिए बोला है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अभी एक डैम बनाया जा रहा है केरला के थ्रू, और वो जो डैम है वो डैम क्या करेगा, इस कावेरी के पानी को रोकने का काम करेगा। ये वाटर कहीं ना कहीं रुक जाएगा, इसका फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, तमिलनाडु में नहीं आएगा, केरला अपने हिसाब से यूज़ करने लगेगा। तो इसकी वजह से तमिलनाडु को बहुत नुकसान होगा, वही बात यहाँ पर ये लोग कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये कावेरी नदी आपको देखने को मिलेगी। इसका पूरा का पूरा जो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रूट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आगे आते हैं और मामले को थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे इस कावेरी के पानी का जो शेयरिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे किया गया था। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, पहली बात ये जो नदी है ना ये कर्नाटका से आती है, ऊपर से आ रही है, फिर एक स्टेट यहाँ पर नीचे है तमिलनाडु में। तो अगर कर्नाटका मान लो पानी को ब्लॉक कर लेता है या पानी का अपना यूज़ करना शुरू कर देता है तो पानी का फ्लो खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो वाटर शेयरिंग में बोला गया था कि मान लो कोई भी अगर नॉर्मल वाटर ईयर होता है, नॉर्मल ईयर चल रहा है, अच्छा खासा पानी प्रेजेंट है, तो कर्नाटका को इस नदी से कम 177.25 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर को जून से लेकर मई के बीच में यहाँ पर तमिलनाडु को देना होगा। ये बात इनसे बोला गया। ठीक है, अब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, कई बार ये आपने देखा जून से मई की बात हो गई, फिर उसके बाद जो कुछ एनुअल कोटा है, इसमें जो मानसून के महीने होते हैं वहाँ पर अलग से यहाँ पर बताया गया कि भाई इतना पानी और आप रिलीज करोगे तमिलनाडु के लिए। तो कर्नाटका से ये बोला गया भाई इतना पानी आपने छोड़ना होगा ताकि तमिलनाडु इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। अब अगर आप एक चीज़ और देखते हो तो जब जब मानसून के सीज़न जो हैं अफेक्ट होंगे, पानी अगर कम होगा रिवर के अंदर में, तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जो कर्नाटका है वो प्रॉपर तरीके से पानी नहीं छोड़ पाएगा नीचे, जिससे अगेन दिक्कत यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। और वही सिचुएशन हमने लास्ट ईयर भी देखा था। अब ये डिस्प्यूट को देखोगे तो ये जो रिवर है कहाँ से बनकर आती है, कर्नाटका से आती है। कर्नाटका में दोस्तों ये रिवर ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट होते हुए तमिलनाडु से होकर, केरला से होकर, पुडुचेरी से भी थोड़ी सी गुजरती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अभी हमने मैप में इसको ऑलरेडी देख लिया। लेकिन ये जो स्टेट्स आपस में भिड़ रहे हैं इस नदी को लेकर, ये जो डिस्प्यूट है ये लगभग 150 साल पुराना है। उस समय पर 2 अग्रीमेंट्स हुए थे 1892 में और 1924 में, मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में। उस समय पर आपको पता है ये मद्रास और मैसूर प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जाते थे, इतिहास आपने पढ़ा होगा। अब बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसमें सबसे पहला सिद्धांत यह आता है कि कोई राज्य ऊपर है और एक दूसरा राज्य नीचे है। जैसे कर्नाटका यहाँ पर ऊपर है और तमिलनाडु नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निचला वाला राज्य है तमिलनाडु है जो नीचे है,
उसको हर एक चीज़ बतानी होगी उस नदी को लेकर। अगर कर्नाटका कोई डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कोई और प्रोजेक्ट लगा रहा है या पानी को अपनी साइड खींच रहा है, तो पहले तमिलनाडु से कंसेंट लेना होगा, उनसे अप्रूवल लेना होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं ना। प्रॉब्लम यह है कि कंसेंट लेना चाहिए था, लेकिन यह डिस्प्यूट सबसे तेजी से बढ़ना शुरू हुआ 1974 में, जब कर्नाटका ने बिना तमिलनाडु से पूछे इस नदी का सारा पानी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया अपने एरिया में। और अब पानी तमिलनाडु में बहुत कम पहुंच रहा था। भाई उनके जो खेत हैं उसको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा था, फार्मर्स को यहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा था। इस चक्कर में कंट्रोवर्सी एक प्रॉब्लम में बदल गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलने लगी। फिर क्या हुआ, जब प्रॉब्लम गंभीर हो गई तो कुछ सालों बाद एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, कोर्ट की तरह एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये 1990 में बनाया गया था ताकि इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सके। और दोस्तों उस बॉडी को भी 17 साल लग गए इस पूरे मामले में एक फाइनल ऑर्डर पर आने के लिए। 2007 में फिर फाइनल ऑर्डर आया जिसमें कावेरी के पानी को 4 अलग अलग राज्यों में, मतलब वही 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, इन चारों में सही तरीके से बांटा गया। अब यहाँ पर इस ट्राइब्यूनल ने यहाँ पर एक अनुमान लगाया कि मान लो एक नॉर्मल ईयर में इस नदी के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो 740 टीएमसी है, 1000 मिलियन क्यूबिक जो भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख पाओगे ये पानी अगर प्रेजेंट है तो इसका बंटवारा कैसे होगा। पानी का लोकेशन कैसे किया गया, तमिलनाडु को दिया गया 404.25 टीएमसी, कर्नाटका को दिया गया 284.75 टीएमसी, केरला को 30 टीएमसी एंड पुडुचेरी को 7 टीएमसी। ये पानी का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी को एक नेशनल एसेट का करार दिया कि भाई एक नेशनल एसेट है और जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट से इसको आप आराम से कीजिए, यहाँ पर मामले को गंभीर करने की जरूरत नहीं है। प्लस केंद्र सरकार को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी करा और बोला कि भाई आप एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम पूरी तरह से रेडी कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को तैयार किया 2018 में जून के महीने में, और उसके लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बनाई। अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये बॉडीज इस प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान देती हैं। लेकिन अभी फिर से वही मैटर हो रहा है, पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ऊपर से, जिस वजह से बार बार ये इशू उठ रहे हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु कह रहा है कि हम अपने राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। आई होप आपको इसके बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है, मामला चल क्या रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों कावेरी नदी के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। कई बार रिवर्स को लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम लोग बात कर रहे थे कावेरी नदी की, तो दोस्तों ये यहाँ पर कावेरी नदी का रूट है, इसको हम तमिल में पोन्नी भी बोलते हैं। ये काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है सदर्न इंडिया के अंदर में। ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स से दोस्तों यहाँ पर निकलती है कर्नाटका के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके अलावा कुछ हिस्सा केरला और कुछ हिस्सा पे पौंडुचेरी से गुजरता हुआ बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कावेरी नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, सहायक नदियाँ जो आसपास से आकर इसमें मिल रही होती हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी भी है और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी भी है। जब बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी की, तो उसमें आती है अर्कावती, हेमावती, शिमशा और हरंगी। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की बात करेंगे तो उसमें आती है लक्ष्मण तीर्था, उसके बाद सुवर्णवती, नोइल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती। ये लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो आसपास इस तरीके से आकर मिलती हैं इसके अंदर में, इसको सहायता करती हैं आगे बढ़ने में। इसको इसीलिए वजह से ट्राइब्यूटरी को सहायक नदी बोलते हैं। और ये कावेरी नदी की ट्राइब्यूटरीज आपको नजर आएंगी। क्लियर हो गया? आई होप आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। आपका मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। इकोनॉमी वाले झोले में इसको डाल दो। क्या बात हो रही है, अमूल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी तेज़ी से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। अमूल कंपनी सबने सुनी है, ये इंडिया की एक सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है। इन्होंने अपना जो फ्रेश मिल्क है वो बेचना शुरू कर दिया यूएस के अंदर में। लेकिन कैसे, तो यूएस की जो मिल्क एक कंपनी है उसके साथ में कोऑपरेशन किया गया। अमेरिका में भी एक लोकल कोऑपरेटिव बॉडी है जिसका नाम है एमएमपीए। जैसे हमारे पास में अमूल है, वैसे वहाँ पे एमएमपीए है, फुल फॉर्म है मिचिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो इनके साथ में कोलैबोरेट करके अमूल जो है अपने फ्रेश मिल्क को अमेरिका के अंदर में मिड वेस्ट मार्केट, ईस्ट कोस्ट, सभी जगह पर यहाँ पर सेल करेगा। और ये सेल होना शुरू हो चुका है। स्टार्टिंग में जो ये सप्लाईज होंगी वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वॉशिंगटन, डलास, टेक्सास, इन सभी जगह पर दोस्तों ये दूध बेचा जाएगा। स्टार्टिंग में जो अमेरिका के मेजर शहर हैं स्पेशली वहाँ पे फोकस किया जाएगा।
ठीक है। तो ये ब्रांडिंग वगैरह है ये सब मैनेज करेगा हमारा GCMMF, दैट इज़ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है और ये इसकी मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारा काम यहाँ पे अमूल ब्रांड के अंडर में करेगी। और बाकी इसका अमेरिका में जो मार्केटिंग वगैरह ये सब कुछ देखना होगा वो MMPA करेगा, सारी प्रोसेसिंग वो यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि उसके साथ में ये हमने डील की है। तो इसका मतलब क्या है, और जो इस डील के अंदर में दोस्तों काफ़ी चीज़ें मेंशन की हैं। अमूल जो है अपने नए नए वेरिएंट्स ला रहा है, जैसे 1 गैलन में भी यहाँ पर फ्रेश मिल्क दिया जाएगा, नहीं 3.8 लीटर्स का जो यहाँ पर 1 गैलन आता है वो भी बेचा जाएगा। हाफ गैलन यानी 1.9 लीटर्स का ये भी बेचा जाएगा अमूल ब्रांड के अंडर में, ठीक है। और इसमें मिल्क की सारी वेराइटीज़ यहाँ पर US में लॉन्च कर दी गई हैं, जैसे कि अमूल गोल्ड का सुना होगा नाम, उसमें 6% फैट है। फिर अमूल शक्ति जिसमें 4.5% फैट है। देन अमूल ताज़ा 3% फैट के साथ में। देन अमूल स्लिम 2% मिल्क फैट के साथ में। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो वेरिएंट्स है वो सब यहाँ पे लाए गए हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस चल रहा है जैसे इंडिया में चल रहा है। अमूल के प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे पनीर, चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों 50 से ज़्यादा देशों में बिक रहा है, वेस्ट एशिया के अंदर में, अफ्रीका के अंदर में। अभी जो है हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है अमेरिका के इस मार्केट को कैप्चर करना, तो जो कि अमूल ब्रांड के अंडर में ये सारा काम किया जाएगा। उसके अलावा बोला यहाँ पर यह भी गया है, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया के हैं जो रह रहे हैं, तो उस इंडियन डायोस्पोरा को टारगेट करना मेन काम है अमूल का। लेकिन धीरे धीरे करके वो एक बड़ा डेयरी प्लेयर बन जाएगा। ये भी हमारे पास में एक बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने डायोस्पोरा के साथ साथ US के एक बड़े मार्केट को भी कैप्चर कर पाएंगे समय के साथ में। आई होप आपको क्लियर हो चुका है पूरा मामला क्या चल रहा है। चलिए आगे आते हैं। अब केवल ये आर्टिकल दोस्तों एग्जामिनेशन में आपको हेल्प नहीं करेगा, इस आर्टिकल के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इवन आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। वो क्वेश्चन है जो UPSC पूछ चुका है, तो आर्टिकल बहुत रेलिवेंट है। अब अमूल के बारे में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी थोड़े महीनों पहले ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि अमूल की गोल्डन जुबली पूरी हो चुकी थी जहाँ पे प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेशन किया था। अच्छा, अमूल की एक फुल फॉर्म है, ये तो शॉर्ट फॉर्म में अमूल बोल रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आती है GCMMF के अंडर में। GCMMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंडर में। अमूल का इतिहास देखोगे दोस्तों तो अमूल को बनाया गया था 1946 के अंदर में। उस समय पर कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स के तौर पर यहाँ पर इसको तैयार किया गया गुजरात के अंदर में। देन इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था त्रिभुवन दास पटेल जी, उनको सपोर्ट मिला था मोरारजी देसाई एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। 1950 में जो अमूल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका था, एक ब्रांड बन चुका था डेयरी प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से। अमूल को कौन मैनेज कर रहा था, वही गुजरात कोऑपरेटिव जो कंपनी है वो यहाँ पर इसको पूरी तरह से मैनेज कर रही थी। और दोस्तों यहाँ पर जो GCMMF इसको मैनेज कर रहा था वो लगभग 3.6 मिलियन जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके थ्रू ओन किया जा रहा था। बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ कह सकते हो कि दूध का उत्पादन करने वाले हमारे डेयरी फार्मर्स थे, वो यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस करके यहाँ पर बेचा करते थे, यहाँ पर दिया करते थे। तो अमूल इस तरीके का एक पूरा मॉडल तैयार करके लेकर आया जिसमें कई सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिला। ठीक है, ये अप्रोच बढ़िया रहा, थोड़े समय बाद हिट हो गया। इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन आया। वाइट रेवोल्यूशन आप समझ रहे हो ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, वैसे ही वाइट रेवोल्यूशन डेयरी सेक्टर से संबंधित है। तो अमूल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत के वाइट रेवोल्यूशन के अंदर में। जिस रेवोल्यूशन में हमने मिल्क प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया मिल्क के मामले में। एक समय पर जहां पर हमें कुछ पता भी नहीं था कि भाई इंडिया इस तरीके से एक बड़ा कंट्री बनकर आएगा, आज हम दुनिया में सबसे पहले नाम आता है मिल्क प्रोड्यूसिंग के मामले में। तो अमूल का सपोर्ट था वाइट रेवोल्यूशन में। और उन्होंने यहाँ पर दोस्तों मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टार्ट कर दिया 1955 में। और अमूल प्रोडक्ट्स आज के समय पर 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, 18,000 मिल्क कोऑपरेटिव कमिटीज़ का नेटवर्क है, 36,000 फार्मर्स से ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 3.5 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क डेली बेसिस पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो अमूल साथ ही साथ में ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आज के समय पर सपोर्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इंडिया का वाइट रिवॉल्यूशन था या ऑपरेशन फ्लड था, उस वाइट रिवॉल्यूशन में एक और व्यक्ति थे जिनका एक अहम रोल था। वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको कभी नहीं भूला जा सकता, इनका ये फोटो आपको देखने को मिलेगा। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो बोर्ड था इसको चेयर कर रहे थे वर्गीस कुरियन, इसके चेयरमैन थे। और इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर क्या करा,
इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज करा। इसमें बहुत तेज़ी से यहाँ पर एक क्रांति लेकर आए, एक नया पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। पूरी तरह से वाइट रिवोल्यूशन आया, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इस वाइट रिवोल्यूशन में गांव के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर थे, गांव में जो भी यहाँ पर लोग दूध का उत्पादन कर रहे थे, प्लस शहर में जितने भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, दूध पी रहे थे, उनको आपस में जोड़ने का काम किया एक डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से। एक नया बॉडी बना दिया बीच में, है ना, जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा जो गांव के लोग हैं वो एक जगह पर दूध इकट्ठा कर देंगे, फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जगह जगह पर सेल करेगा शहर के अंदर में। और दोस्तों ये ऐसे स्टेप्स थे जिसके बेसिस पर इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनकर आया। मिल्क प्रोडक्शन हमने बहुत तेजी से बढ़ाया। जो ऑपरेशन फ्लड था, इसने हमारे डेयरी डेफिशिएंट नेशन को, हमारा देश ऐसा था जहां पर डेयरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कम ग्रो कर रहा था, उसको यहाँ पे हमने एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये काम ऐसा नहीं है कि एक साथ हो गया, एक झटके में हो गया, इसमें 30 साल लग गए, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड के अपने आप में कुछ फेसेस थे अलग अलग। 1970 से लेकर 1980 के बीच में क्या क्या हुआ, फिर 1981 से लेकर 1985 के बीच में, फिर 1985 से लेकर 1996 के बीच में, फिर ऑपरेशन फ्लड के बाद 1991 में आप कह सकते हो सारी इंडस्ट्रीज खुल गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए गए। अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया डेयरी सेक्टर में, और दोस्तों बड़ा एक्सेस मिल गया। उसके बाद चीज़ें और ग्रो होने लगी, समझ गए। तो इस बेसिस पर इंडिया आगे निकल गया। अब आज के समय पर हम मिल्क प्रोडक्शन को देखें, करेंट मिल्क प्रोडक्शन वो किस लेवल पर है, तो दोस्तों इंडिया जो है आज भी हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। हमारी फर्स्ट पोजीशन है वर्ल्ड में, जहां पर दुनिया भर में जो मिल्क का उत्पादन होता है, आप कह सकते हो एग्जाम्पल लिया गया है 2021-22 का। तो 2021 एंड 2022 में जो ग्लोबल प्रोडक्शन हुआ था मिल्क का, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 24%। आप इमेजिन करिए पूरे दुनिया में जो मिल्क का उत्पादन हो रहा है उसमें 24% योगदान केवल भारत का है। पिछले 10 सालों में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लगभग 60% से बढ़ा है, और जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है दोस्तों वो भी 40% से बढ़ी है। अब बात आती है कि हमारे देश में वो 5 राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ध्यान रखिएगा। इंडियन डेयरी सेक्टर दोस्तों हर साल 6% से ग्रो कर रहा है, जबकि दुनिया भर का जो मिल्क सेक्टर है वो 2% से ग्रो कर रहा है, जो एवरेज ग्रोथ है। तो उसके कंपैरिजन में इंडियन डेयरी सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स का वो भी इंक्रीज हो चुका है। आप ये इमेजिन करो, हमने 2022-23 में पता है 67,572.99 मैट्रिक टन्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया था, अलग अलग देशों को बेचा था, जिससे हमारी कमाई कितनी हुई थी, $284.65 मिलियन। 2022-23 का डेटा है, इतना अमाउंट हमने अपने डेयरी सेक्टर से एक्सपोर्ट करके अर्न किया। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट करे गए। कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे डेयरी सेक्टर को लगातार पुश करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हो गया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड टू लाइव स्टॉक फार्मर्स हो गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। कई बार क्या होता है ना, मेंस में ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इनिशिएटिव्स पूछ ले जाते हैं। कई क्वेश्चंस आपने भी देखे होंगे कि बताइए यहाँ पर ये सेक्टर से संबंधित और बताइए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लाए गए। अब दोस्तों सब कुछ बढ़िया हुआ आपने अभी तक देखा, लेकिन अभी भी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडियन डेयरी सेक्टर है वो कई सारी चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। सबसे पहली समस्या है वो है लो मिल्क यील्ड। भले ही तेजी से यहाँ पर अब की बार प्रोडक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी कोविड के समय पर और बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं जो मिल्क यील्ड है ये थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। इसके पीछे कई सारे फैक्टर थे, क्योंकि जो यहाँ पर चारा दिया जा रहा है आजकल गाय भैंसों को, है ना, वो थोड़ा पुअर क्वालिटी का है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और अगर ज़्यादा अच्छा चारा नहीं मिलेगा तो ज़्यादा बढ़िया लेवल का या ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का जो मिल्क है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। और आजकल यहाँ पर जो केयर हो रही है गाय भैंसों की वो भी इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रही है जैसे हुआ करती थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है मिल्क कलेक्शन और प्रोसेस करना, है ना, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, उसको प्रॉपर कलेक्शन करना, इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मिल्क को लेकर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। और हैंडल करने के साथ साथ दोस्तों उसको ठंडा रखना, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा।
तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पर देखने को मिलता है। एक और दिक्कत है, वो है एडल्ट्रेशन कंसर्न। आजकल या इंडिया क्या, दुनिया भर में एक सबसे बड़ी दिक्कत है दूध के अंदर मिलावट करना, है ना। दूध में मिलावट करने की वजह से जो उसकी क्वालिटी है वो लगातार बेकार होती चली जा रही है। जो क्वालिटी पहले थी वो क्वालिटी आज के समय पर नहीं है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर है प्रॉफिट डिस्पैरिटीज़। बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो दूध यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता मार्केट रेट्स के हिसाब से, जिस चक्कर में प्रॉफिट बढ़िया उनका नहीं हो पा रहा है। ठीक है। फिर है कैटल हेल्थ चैलेंजेस। अभी हाल ही में आपने देखा भाई 2021 या 2022 पूरा साल आपने देखा होगा लंपी स्किन डिजीज़ न्यूज़ में था, अभी भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज़, ऐसी कई सारी बीमारियां गाय भैंसों में फैली जिसकी वजह से लाखों गाय भैंसों की जान गई और आज के समय पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो ये भी एक चैलेंज के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज इसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हमें थोड़ा सा इनका जो केयरिंग है उसको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यही हमको मिल्क प्रोड्यूस करके दे रही हैं। क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा, प्रॉपर एक क्वालिटी वाला चारा प्रोवाइड करवाना होगा, है ना। तो ये काम करेंगे तो इससे बढ़िया क्वालिटी का जो दूध है वो यहाँ पर हमको मिलेगा, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, प्लस इंडिया में कंजम्पशन भी उसका देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल आपने देखा है, इसके बेसिस पर 2015 में एक यूपीएससी के अंदर में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या था, लाइव स्टॉक रियरिंग हैज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज। जो लाइव स्टॉक रियरिंग है, आपकी गाय भैंसों को जो पालन किया जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है, जहाँ पे कह सकते हो कि आजकल क्या हो रहा है, देश में सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिला हुआ है वो फार्मिंग सेक्टर में मिला है, खेती में मिला हुआ है। लेकिन लाइव स्टॉक रियरिंग तो है दोस्तों, ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के मामले में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है, एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करता है गांव वाले क्षेत्र में। इससे आप कितने सहमत हो, साथ ही साथ में आपने डिस्कस करना है, सजेस्ट करना है सूटेबल मेजर्स की क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं इस डेयरी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो एक बढ़िया सा आंसर आपने 250 शब्दों में लिखना है और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मतलब यूपीएससी का मेंस का आंसर लिख रहे हो, तो अच्छे से प्रेजेंट करके यहाँ पर इस पूरे आंसर को लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल पर, या आखिरी आर्टिकल पर। पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा अखबारों में चर्चाओं में बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से यहाँ पर मांग की जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के लीडर के खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट वारंट वो जारी करे, अरेस्ट वारंट जारी करे, क्योंकि यहाँ पर अभी इन दोनों की वजह से एक भयंकर वॉर हुआ जिसमें कई हज़ारों लोगों की जान गई और अभी भी ये वॉर कंटिन्यू है जिसमें कई लोगों की जान जा रही है। तो इन क्राइम्स को रोकने के लिए इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी करना ज़रूरी है। लेकिन इसके बेसिस पर हमास ने बोला है कि देखिए, जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये हमास के अगेंस्ट में जो वारंट जारी करने की बात की गई है ये गलत है। आप केवल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ में यहाँ पर इस अरेस्ट वारंट को चलाएं, हमारे खिलाफ में ना चलाएं, ऐसा यहाँ पर हमास के लीडर का कहना है। एनीवे, जो भी होता है उसको यहाँ पर आगे हम देखेंगे, बट पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी इजराइल थोड़ा सा चिंतित भी था दोस्तों कि भाई इजराइल के जो यहाँ पर मिलिट्री के लीडर्स हैं या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, इनके खिलाफ में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार गुहार लगाई जा रही है अरेस्ट वारंट जारी करने की, तो अगर अरेस्ट वारंट जारी होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ज़रा ये भी आपको समझना होगा। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना होगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा दोस्तों, आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक चीज़ और याद आ रहा होगा, एक तो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज़ ICJ, और एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दैट इज़ ICC। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। भारत किसको मानता है? भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है। ज़्यादातर कंट्रीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानती हैं, ये वर्ल्ड कोर्ट भी कहलाता है।
इंडिया के जो भी मैटर्स हुए हैं वो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनकी सुनवाई हुई है, चाहे वो कुलभूषण जाधव जी वाला केस हो गया, आपको पता होगा। समझ गए? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है फिर? ये भी दोस्तों यहाँ पर एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है। इसको बनाया गया था 1998 में, जो रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था उस दौरान। इस पूरे कोर्ट ने काम करना शुरू किया 1 जुलाई 2002 से, जब यह पूरी तरह से वर्किंग में आया। अब होता क्या है कि इस कोर्ट के पास में क्या पावर्स हैं? इसके पास में पावर है कि भाई दुनिया भर में कहीं पर जीनोसाइड हो रहा है, हत्याकांड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रही हैं, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर क्राइम हो रहा है, क्राइम ऑफ अग्रेशन दिख रहा है, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ में यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करना है ना, प्रॉपर तहकीकात करना। तो ये काम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड के अंदर, हेग में। ध्यान रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स की बात करेंगे तो 123 देश आज के समय पर इसका हिस्सा है। ठीक है, यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया को छोड़कर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। इनको अगर छोड़ दें तो ये कोई भी हिस्सा नहीं है आईसीसी का। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, इंडिया यहाँ पर आईसीसी को नहीं मानता, जो मानता है वो आईसीजे को मानता है। फंडिंग की बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो फंडिंग वगैरह मिलती है वो अलग अलग यहाँ पर जो सरकारें हैं, ऑब्वियस सी बात है 123 देश इसका हिस्सा हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो कंट्रीब्यूशन करती हैं, जिसके बेसिस पर बहुत सारा पैसा आता है, ये कोर्ट रन करता है। इस कोर्ट के जजेस के कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो इस कोर्ट में दोस्तों 18 जज होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग देशों से आते हैं, और 9 साल का यहाँ पर इनका टर्म होता है। अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो प्रेसिडेंसी में 3 जजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये भी अलग अलग देशों से इलेक्ट किए जाएंगे। फिर जैसे मैंने बोला 18 जज जो होते हैं, इसमें 18 जज को 3 अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। एक होता है प्री ट्रायल डिवीजन, दूसरा होता है ट्रायल डिवीजन एंड तीसरा होता है अपील डिवीजन। इन तीनों सेक्शंस में इन जजेस को बांट दिया जाता है, और इन जजेस के पास में पावर्स क्या है, वही इस प्रकार के क्राइम्स को देखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप ये वाला फोटो देखते हो इसमें दोस्तों, तो इसमें आपको वो देश रेड कलर में नजर आएंगे जो यहाँ पर इसको नहीं मानते, है ना। इसका कोई पार्टी नहीं है। बाकी यहाँ पर येलो वाले हैं जो स्टेट पार्टी भी हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया है, इंडिया यहाँ पर इसको नहीं मानता, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यूनाइटेड नेशन के साथ में भी एक मजबूत रिलेशन देखने को मिलता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक फ़ोटो ये देखो, ये फोटो क्या दर्शाता है? इसमें सारे हरे वाले कंट्रीज वो हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर को मानते हैं। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड कोर्ट है, जिसको इंडिया भी फॉलो करता है। और ये वाला फोटो यहाँ पर आप देख पाओगे, इसमें कुछ ही कंट्रीज हैं जो केवल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानती हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे जो रेड वाली है वो नॉन स्टेट पार्टी है, वो इसको नहीं मानती। ये जो येलो वाली है वो सारी स्टेट पार्टीज है, वो इसको मानती हैं। ठीक है, येलो वाली सब स्टेट पार्टीज हैं, यानी कि ये सब क्या करेंगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे उनके ऑर्डर्स को मानेगी। अब सपोज यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट जारी कर देता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इससे क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इजराइल से जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो ज़्यादा जगह पर नहीं घूम पाएंगे। कहने का मतलब है, देख पाओगे पूरा यूरोप यहाँ पर इस आईसीसी को मानता है, इधर यहाँ पर नदर्न कंट्रीज मानती हैं, साउथ अमेरिका मानता है, अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब अगर बेंजामिन नेतन्याहू इन देशों में जाते हैं तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है ये देश जो है बेंजामिन नेतन्याहू को वहीं पर अरेस्ट कर लेगा। ये मतलब है आईसीसी के अरेस्ट वारंट जारी करने का। ये सभी देश में अगर जो भी देश आईसीसी के ऑर्डर्स को मानता है, उनके मेंबर्स हैं, अगर वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे तो उनको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इंडिया नहीं मानता आईसीसी के ऑर्डर्स को, तो वो इंडिया आ सकते हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा डेवलप भी हो सकते हैं आने वाले समय पर। समझ गए? ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, और ज़्यादातर कंट्रीज वैसे आईसीजे को मानती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम अक्सर वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हमारे यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। 1945 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसने काम करना शुरू किया 1946 से, और इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों नीदरलैंड में हेग में ही है। एक ही जगह पर दोनों के हेडक्वार्टर्स हैं, बट एक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। समझ गए? और ध्यान रखिएगा, एक बात यहीं पर नोट डाउन करने वाली है। वो बात क्या है? जैसे मैंने बोला, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इन 6 में से एक ऑर्गन तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, इंडिया भी मानता है।
लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेदरलैंड के अंदर हेग में। ठीक है, बाकी बचे 5 ऑर्गन, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बाकी 5 का दोस्तों हेडक्वार्टर अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के अंदर में। तो ध्यान रखिएगा, ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका इकलौता हेडक्वार्टर नीदरलैंड के अंदर में है, हेग में। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को क्लियर करना चाहते हो, ये जो मैंने पढ़ाया यहीं पर उसके बारे में मेंशन कर दिया। चलिए आगे आते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, मज़ा आया होगा, इंपॉर्टेंट सेशन था। बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। तो आपके सामने 2 स्टेटमेंट से बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला लॉजिकली देखें तो भी गलत है। क्या भैया ट्यूबरक्लोसिस के दुनिया भर में जो केसेस हैं उसके 50% केसेस केवल इंडिया से आ रहे हैं? नहीं दोस्तों, 50% नहीं, 27% केसेस यहाँ पर आपको इंडिया से देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला दोस्तों यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बहुत डिटेल्स आपको पढ़ाया था एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ये वो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है जो हमारे लंग से बाहर दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जो आपका नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस होता है वो सीधा फेफड़ों पे असर करता है। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला ट्यूबरक्लोसिस वो है जो फेफड़ों के अलावा बाकी दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करता हुआ नजर आएगा। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आपके लिम्फ नोड्स, ब्रेन, गट्स, आइज सभी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।